नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार इन दिनों चरम पर है। ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं और अब ये लगभग दौर समाप्ति की ओर है। आज शाम 5 बजे ये चुनावी शोर थम जाएगा। जो भी विभिन्न पार्टियों के नेता आए हैं सब अपने अपने प्रदेशों को लौट जाएंगे और अब इसके बाद जो है डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ है, जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, या अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राज्य की तस्वीर क्या निकल रही है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार डॉक्टर संजय शर्मा। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान के राज जी, पहली तो बात तो धन्यवाद। हम लोग एकदम जो वोटिंग होने के पहले कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मैं इस चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक की तरह और पत्रकार की तरह बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, जो एक तरह से एक परीक्षण के दौर में। देखिए, अभी तक मैं एक सबसे पहली बार राजस्थान का ये चुनाव है, एक विशिष्ट चुनाव इस तरह से है कि ये पहली बार इतनी व्यापक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक पक्ष। और दूसरी बात ये है कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं में से काफ़ी कुछ ग्राउंड पे हो चुका था और वो लोगों ने महसूस कर लिया था। तो सवाल उठता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसको हमें रीड करने के लिए एक तरह की स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो शायद इस चुनाव का केंद्र बिंदु है और उसको कांग्रेस बड़ी गंभीरता से उठा रही है और उनकी काट जो सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा के भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। वो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात भी नहीं करती, लेकिन साथ साथ कुछ रियायत देने की ज़मीन पर उतर आई है। जैसे कि सिलेंडर की बात 500 से 450 की बात होने लगी है। ये राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर नज़र आता है और इस हिसाब से ये नए प्रयोग हैं। कोरोना के बाद ये चुनाव हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में एक उत्सुकता है, गंभीरता से देख रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें इस चुनाव को देखने की ज़रूरत है। जैसा आप कह रहे हैं कि हमें ये जो चुनाव है जन कल्याणकारी योजनाओं पे और अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं या जो घोषणाएं जो उन्होंने की हैं कांग्रेस ने, तो ये घोषणाएं मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएंगी? क्या ये वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, अब वोट में कन्वर्ट तो तब होती है जब आप किसी बात को बार बार लेकर बूथ लेवल पर हर घर तक पहुंचाएं। अब जो सब कुछ फैसला तय होना है वो ये है कि कांग्रेस क्या अपने मैसेज को बार बार लेके उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ पाती है या जोड़ती रही है, नहीं रही है। लेकिन जो मुझे नज़र आता है, जैसा कि मैं कई बार जैसे अगर आप चुनाव की व्याख्या करें तो आपने राजस्थान के चुनाव को पिछले 30 साल जब सरकारें बदलती रही हैं तो एक ट्रेंड रहा है कि करीब करीब जब सबसे कम वोट बीजेपी या कांग्रेस को हारने की स्थिति में मिलता है तो शायद 32% के आसपास होता है। और आप लगा लीजिए कि करीब करीब 65% वोट ऐसा है जो भी स्थितियाँ होंगी वो दोनों पार्टी के पास रहेगा, हारने वाली पार्टी के पास रहेगा। इसमें से 3 से 4-5% का वोटर है जिसे स्विंग वोटर कहते हैं। और स्विंग वोटर कौन होता है? जो पिछली बार आपके साथ था, इस बार कई कारणों से कि हमें नया कुछ चुनाव करना है उसके बनाते, या किसी कैंडिडेट से कोई नाराज़गी है या सरकार से कोई नाराज़गी है, इस आधार पर वो वोटर अपने आप को बदलता है। फिर उसके अलावा आता है कि जो और अन्य पार्टी और इंडिपेंडेंट है उनको कितना वोट मिलता है। राजस्थान के हिसाब से सोचें तो करीब करीब 15% वोट, 18% वोट उस वर्ग को मिलता है जो इंडिपेंडेंट है, कहीं बीएसपी है, कहीं आरएलपी है, कहीं ट्राइबल्स की पार्टी है, कहीं और तरह तरह की पार्टीज़ हैं, उन सबको वोट मिलता है। तो आप मान के चलिए कि ये जो इस वोटर है जो करीब 80-85% वोट ऐसा है जो किसी ना किसी प्रभाव में, किसी ना किसी ट्रेंड के माध्यम से आता है। अब सवाल उठता है बचा हुआ 15 या 20% वोटर। 15 और 20% वोटर ऐसा है जो किसी से प्रभावित नहीं है किसी कारण से। ये वो वोटर है जो एक टारगेट किसी चुनाव रणनीति का हो सकता है। और इसके लिए आकर्षण क्या होगा कि आपका कोई सीधा कांटेक्ट हो या आपने उनके लिए कुछ दिया हो
तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस 15% के ब्लॉक में से ज़्यादातर वोट लेने की संभावनाएं बनाती है। तो आप मान के चलिए कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी जब एक दिखता है कि संघर्ष बहुत कड़ा है वहाँ पे, और ये वोट साइलेंट वोटर होता है, ये बहुत चर्चा नहीं करता है, तो इसका हमें पता नहीं लगता है किस तरफ जा रहा होता है। तो अब ये जो जन कल्याणकारी योजना की वजह से होगा क्या कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये चुपचाप वोटर ऐसा है जो कांग्रेस को अंदर से इसका ज़्यादा समर्थन मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस वजह से जो कांग्रेस है ऊपर से जो कॉन्टेस्ट टफ लगता है, उस टफ कॉन्टेस्ट में कांग्रेस की एक एडवांटेज छुपी हुई है, और वो छुपी हुई ये वाली इस वोटर की है जिनका सीधा। और देखिए एक बात आप मान के चलिए, वो वोटर अनुग्रहित महसूस करता है जिसको किसी ने पूछा नहीं है। तो ये 15% वो लोग हैं जिनको किसी ने पूछा नहीं है, जिनकी गरीब हैं, जिनकी जाति छोटी है, जिनकी कोई खास समाज में महत्व नहीं होता, कोई बड़ी जाति के दबंग लोग नहीं हैं। इनको जब कोई फ़ायदा दिया जाता है तो ये लोग उस फ़ायदे का एहसान महसूस करते हैं और वोट डाल सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस चुनाव में जो अगर विश्लेषण चुनावी गणित का किया जाए तो ये कांग्रेस को एक हिडन अंडरकरंट की सपोर्ट मिल सकती है। जी संजय जी, जैसा कि आप इस चुनाव में एक खास बात जो देखने को मिल रही है, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि ये चुनाव दो अलग अलग धाराओं में लड़ा जा रहा है। अलग अलग धाराओं से मतलब मेरा ये है कि भाजपा जो प्रमुख दल है वो जहाँ भावनात्मक मुद्दों को वो ज़्यादा पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला है, चाहे हिंदुत्व का मामला है, या कन्हैयालाल का मामला है, महिला सुरक्षा की बात है, अपराधों की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, वो भावनात्मक मुद्दों पर लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सामने जो पार्टी है, सत्तारूढ़ यहाँ की पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ वाली स्कीमों को लॉन्च किया है, चाहे वो रोजगार की गारंटी है, चाहे एमएसपी पे कानून बनाने की गारंटी है, या मान लो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 50 लाख तक का बीमा देना है, या उसमें सिलेंडर देना है 400 रुपये में। तो ये जो एक तरफ व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं हैं जो समूह में जाएंगी, एक तरफ भावनात्मक मुद्दे हैं। तो वोटर का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान के हिसाब से जैसा कि मैं समझता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ देखने चाहते हैं तो व्यक्ति अपना लाभ पहले देखता है कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन सी चीज़ भारी पड़ सकती है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसा देखा जाता है कि ख़ास तौर से मेरे थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टडी है नहीं। अमेरिका के जो वोटर के पैटर्न्स के रीड करने के ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं। उनके हिसाब से आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि वोटर हमें जितना रैशनल लगता है, विवेकपूर्ण लगता है, उतना कई बार वो नहीं रह पाता, क्योंकि भावुकता वाले प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे वोटर ऐसे होते हैं। एक वर्ग वोटर का ऐसा होता है जो भावुक होता है। और एक बहुत अजीब बात कही गई है कि भावुक वोटर ख़ास तौर से जो नेगेटिविटी में डूबा हुआ है वो राइट विंग पार्टीज़ को वोट डालता है। मतलब इस केस में ये है बीजेपी। जो भावुक वोटर है और जो ज़िंदगी से निराश है, उस वोटर की संभावना बनती है कि वो बीजेपी की तरफ जाए। जो अमेरिका की स्टडीज़ के आधार पर कह रहा हूँ, यहाँ की स्टडी मेरे सामने कोई है नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, ये बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वोटर ऐसे हैं। कुछ वोटर ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट डालते हैं, क्योंकि पार्टी ने 50-100 साल में कोई क्रेडिबिलिटी बनाई होती है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो किसी आपका चेहरा, चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है उसके ऊपर वोट डालते हैं। कुछ वोटर ऐसे हैं जो पार्टी की नीतियाँ कौन सी हैं उस पर वोट डालते हैं। कुछ वोटर का एक वर्ग, एक संख्या इस बात पे वोट डालती है जो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में 10-15 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट की अपनी क्या हैसियत है, इसके आधार पे वोट डालते हैं। एक और बड़ा अजीब वोटर है जो नफ़रत करने की वजह से वोट डालता है। तो यहाँ पे जो भावुक और नफ़रत वोटर है वो एक तरफ है, वो लगभग कांग्रेस से नफ़रत वाला वोटर है ना। तो वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा, वो बीजेपी का वोटर। और इसी वर्ग की तरफ जब बीजेपी बात करती रह जाती है तो कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से अपने उसी वोटर से बात करना चाह रही है जो उसका पहले से कन्फर्म्ड वोटर है। और ये कई बार एक डर भी, एक आशंका भी व्यक्त होती है इससे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी का ये वोटर भी कहीं डगमगा रहा है, कि हो सकता है उनमें से किसी लोगों को ओपीएस की स्कीम मिल गई हो सकता है उसमें से किसी को चिरंजीवी का लाभ मिल गया हो, तो ये वोटर तो नहीं मिल रहा। तो आपको जो पार्टी इस भावुक वोटर को साधना चाहती है वो लगातार कोशिश करेगी कि वो ये वोटर खिसक ना जाए, उनकी बात करते रहो आप, उसके साथ साथ दूसरी बातें करते हो। हालांकि ये वर्ग ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जिस पे पहले से आरएसएस वगैरह ने काम किया, 100 साल का काम था उनका,
लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो भावुकता भी बहुत देर तक चल सकती है। भावुकता एक लेवल पर चलेगी, नए लोग भावुक होंगे, कुछ पुराने लोग निराश होकर उससे निकल सकते हैं। तो ये भी एक स्थायी वोटर नहीं है, ये भी एक तरह से डायनेमिक वोटिंग पैटर्न है। तो अब इस हालत में भी मुझे लगता है कि जो जो पहली बार क्योंकि जन कल्याणकारी योजना राजस्थान में हुई हैं तो ये आकर्षित करेंगी। यही अगर तीसरी बार होता, जैसे कि तेलंगाना में देखा जा रहा है कि इतनी सारी जन कल्याणकारी योजना के बावजूद क्यों केसीआर को चुनौती मिल रही है, वो इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि हम केसीआर से क्या उम्मीद कर सकते हैं और वो दूसरी तरफ देखने लग गए। तो इस हालत में और फिर दूसरी पार्टी भी अब जन कल्याणकारी योजना उस राज्य में ऑफर कर रही है। जो बीजेपी में एक तरह की झिझक है, बीजेपी उस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक नेटवर्क नहीं फैला पाई है और वो क्रेडिबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर पाई है जिससे कि वो इस नाम पे किसी को आकर्षित करे। तो जैसा आपने देखा होगा कि अब सुना भी होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभाओं में कई जगह पे ये कहा भी है, भाषण में भी बात कही है कि जब वो केरल गए थे कैंपेन में और जब वहाँ केरल का उन्होंने देखा कि वहाँ सरकार रिपीट हो रही है, और सरकार इसलिए रिपीट हो रही है कि कोरोना में और समेत कई अच्छे काम वहाँ की सरकार ने किए हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर के उनका मानना ये था कि अच्छे कामों से अगर सरकार रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में भी क्यों नहीं हो सकती। इस पर आपका नज़रिया क्या है? जी, मैंने जो मेरी बात है मैं रिपीट करने के मामले में वही बोल रहा हूँ कि जन कल्याणकारी योजना ही वो कारण है, लगातार क्रेडिबिलिटी है। और देखिए इंडिया में ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले राज्यों में बदलते थे और कई जगह अब रिपीट हो रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी पहले अदला बदली होती थी वो रिपीट हुई। तो रिपीट होने का चलन भी आने लगा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि अब 10 साल ऐसा समय है जो पहले जो 5 साल माना जाता था वो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी मानने लगे हैं। जैसे आप देखिए कि केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे सफलतम प्रधानमंत्री रहे आर्थिक विकास के नाते और जो राइट बेस्ड सोसाइटी बनाने के मामले में। लेकिन 10 साल के बाद वो उन्हें जनता ने उखाड़ फेंका, एक नाराज़गी इकट्ठी हो गई थी। और अब वो 10 साल की साइकिल इस बार देखना होगा कि क्या मोदी जी इसको संभाल के रख पाते हैं कि 10 साल के बियॉन्ड जाने का उनका बनता है नहीं बनता, ये देखना होगा। लेकिन 10 साल की चर्चा होने लग गई कि अगर 10 साल को ये होता है तो फिर से बदलाव के लिए एक आधार बनता है। इस चुनाव में एक चीज़ और आपने देखी होगी जो हमने नोटिस की होगी, मैंने भी नोटिस की है कि अगर हम नेताओं के भाषणों की बात करें तो भाषणों को या देखें, उन पर गौर करें तो एक तरफ जहाँ कांग्रेस है जो कह रही है कि अगर आपने वोट गलत डाला तो ये आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बंद हो जाएगी, आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी ये स्कीम बंद हो जाएगी, आपकी फलानी स्कीम बंद हो जाएगी, आपका ये लाभ नहीं मिलेंगे, बीजेपी आती उनको बंद कर देगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी के लीडर्स ने अपने भाषणों में लगातार इस बात पर फोकस किया है कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हुई तो यहाँ पे अत्याचार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, महिला अपराध बढ़ जाएंगे और जो है पता नहीं क्या अराजकता फैल जाएगी। तो इस पे आपका नज़रिया क्या है कि क्या लगता है भाषणों में जिस तरीके से उन्होंने ये आक्रामकता दिखाई है दोनों तरफ से, तो इसका कितना वोटर पर असर पड़ेगा? देखिए ये दोनों लोग अपनी जगह सही हैं। अगर आप और मैं हम जाए, जब हम बाज़ार में जाते हैं, आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे होते हैं तो आप महसूस करते हैं, वहाँ कहते हैं इतने मिनट बचे हैं, अगर आपने अभी बुकिंग कर दी तो आपका डिस्काउंट बचेगा, नहीं तो हाथ से चला जाएगा। तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये मार्केटिंग की एक टेक्निक है जिसके हिसाब से आप में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हम हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं। मतलब तत्काल फैसला लो, ऐसा नहीं अनंत तक फैसला लेते रहोगे, तत्काल फैसला ले लो, नहीं तो चीज़ हाथ से चली जाएगी। तो दोनों लोगों के डर से खेल रहे हैं कि भाई अगर आपको ओपीएस खोनी है, अब हो सकता है कोई ओपीएस वाला ऐसा भी हो जो बीजेपी वाला होगा, कोई आरएलपी वाला होगा, कोई बीएसपी वाला होगा, लेकिन उनको कह रहे हैं भाई भूल जाओ, तुम्हें अपनी चिंता है कि नहीं। ऐसे ही जो बीजेपी है वो ये बात कर रही है कि आपको वो जिस समाज का हमें डर है वो समाज लौटा के आना है जहाँ पे अराजकता संभव है, जहाँ तुष्टीकरण संभव है। उनका जो वर्ग है तो उनको थामे रखने के लिए या ऐसे वर्ग को आकर्षित करने के लिए वो भी अपनी तरह से उसी साइकोलॉजी के हिसाब से खेल रहे हैं। लेकिन यह सवाल ये आता है कि जो जन कल्याणकारी योजना है ना, वो सीधा फ़ायदा मिलता है आपको। आप जैसे मान लो भ्रष्टाचार है नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार नहीं था, तो उससे मेरी ज़िंदगी पे सीधा असर, सबकी ज़िंदगी पे, बहुत लोगों की पड़ता भी है, कोई सीधा फ़र्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ, आप किसी भी पार्टी की बात कर लो, तो वो बात थोड़ी अनरियल है। लेकिन ये बात तो रियल है कि अगर ओपीएस तो बीजेपी ने वादा ही नहीं किया,
और ओपीएस अगर वो कर देगी तो उनकी तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए समस्या हो जाएगी। ऐसे ही जो राजस्थान की सारी स्कीम है उनके बारे में बीजेपी प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकती कि उनको तो चुनौती ये है कि ज़्यादातर राज्यों में तो वही है। तो भाई अगर आप इतने इन चीज़ों को मान रहे थे कि ये लागू रहेंगी, चालू रहेंगी, तो आपने अपने राज्यों में क्यों नहीं कर दिया है? तो वो डर तो बिल्कुल बना हुआ है, तार्किक रूप से सोचें। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम इन स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे और इसी तरह से हम रखने की कोशिश करेंगे, पर उन्होंने ओपीएस के बारे में तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने वादा किया था ईआरसीपी के बारे में, वो तो कुछ नहीं किया। तो आप उनको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो मेरी समझ में ये जो एकदम फंसा हुआ मामला है कि इनके कहने के बावजूद भी वो सारी बातें बीजेपी कहने की स्थिति में, इसीलिए कंप्लीटली वो इन पे बात ना करके दूसरी बातें कर रही है जो इनके ऊपर लगातार प्रश्न खड़े कर सके कांग्रेस सरकार के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि अभी कुछ लोगों को मुख्यमंत्री के आवाज़ वाले विज्ञापन जा रहे हैं कि वो जो बता रहे हैं विज्ञापन, जो फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं इनमें बता रहे कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, उसको लेकर के। और एक जो पिछले दिनों अखबारों में एक विज्ञप्ति, वो उनका एडवर्टाइजमेंट छपा था, कांग्रेस का एक पट्टी छपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। और अब जो विज्ञापन जा रहे हैं ये वॉइस कॉल वाले, उसको लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग में भी गई है। कांग्रेस के लहर वालों का उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस पैसे दे के मीडिया को खरीद रही है और गलत खबरें छपा रही है। और वॉइस कॉल वाला जो है उसके अगेंस्ट बीजेपी चुनाव आयोग में गई है और चुनाव आयोग ने शायद नोटिस भी दे दिया है उसको बंद करने के लिए। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, थोड़ा टेक्निकल लीगल इशू है और यहाँ हमें देखना पड़ेगा चुनाव आयोग इसको कैसे देखता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, प्रचार थमने का मतलब ये नहीं होता कि प्रचार मतलब आप समूह बना के प्रचार नहीं कर सकते। आप घर घर जाके तो अकेले बात कर सकते हैं, इसकी प्रचार की तो कोई रोक नहीं है। आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, इसकी कोई रोक नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इसकी कोई रोक नहीं है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, कोई नया प्रावधान चेंज हो गया हो तो जो ये कॉल वाला मामला है ये लगभग ऐसे ही है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं जा रहे हैं, आप घर घर तो जा नहीं रहे। तो मुझे नहीं पता कि किस प्रावधान के हिसाब से इसे रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, आप ऑनलाइन लोगों को रीच आउट करने का आप इसको कैसे अलग करेंगे कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जब समाज में ये चल ही रहा है। तो बल्कि एक तरह से लोगों को ऑनलाइन जाना इनकरेज करना चाहिए, जिससे पार्टियों का खर्चा घट सके। और जो बात कोई रिकॉर्ड करके रख लेगा तो उस पार्टी के खिलाफ एविडेंस के नाते उनको कोर्ट में खींच सकता है कि आपने तो ये वादा किया था और आपने तो पूरा ही नहीं किया है। तो मैं तो मानता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लास्ट मिनट तक अगर लोगों को कॉल जाता है तो उस पर रोक लगाने से कोई वोटर का भला नहीं होने वाला है। वोटर का भला तो है कि वो रिकॉर्ड करके रख लेगा, कहेगा आपने तो ये वादा किया था और मैंने तो इसलिए वोट डाला और आपने तो हमारा वादा पूरा ही नहीं किया। वो कोर्ट में जा सकता है इस मामले पे वादा खिलाफी के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को इस चुनाव से जुड़े परिदृश्य को लेकर के दी हैं। तो दर्शकों, आपसे हमारा बस एक विनम्र आग्रह यही है कि आप अपने पसंद के किसी भी उम्मीदवार को चुनें, लेकिन 25 नवंबर को आप अपने बूथ पर जाकर के वोट जरूर डालें। मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। आपके वोट से एक अच्छी और एक सुशासन देने वाली सरकार चुनी जाएगी। तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप वोट अवश्य डालें। आप देखते रहिए खासखबर.com और YouTube चैनल पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। वेबसाइट है हमारी www.खासखबर.com।